Hello everyone, welcome back to our video Cold War Part 3. My name is Harsh Singh. I'm a student of Shivaji College, University of Delhi of 3rd year 6th semester BA program with subject combination history and political science. This video is actually the continuation of our previous video Cold War Part 2 in which we discussed some of the important reasons of the Cold War. In this video we will be discussing some more important reasons of the Cold War. So without any further delay, let's start the video. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम कंटिन्यूएशन करेंगे हमारे प्रीवियस वीडियो का। हम कुछ और ज़्यादा रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि और भी इम्पॉर्टेंट हैं। जो कोल्ड वॉर के एक अहम रीजंस हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो एक और रीज़न हम देख सकते हैं कोल्ड वॉर के रीजंस में, वो है इनएविटेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। इनएविटेबिलिटी क्या है, अब देखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो जनरली बेस्ड होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स पे। नेशन स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो अक्सर होते हैं और रिजॉल्व भी हो जाते हैं। बट जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो लगातार परसिस्ट होते रहते हैं। जो नॉर्मल स्टेट है वो राइवलरी है रादर देन हार्मनी। हार्मनी नहीं होता है, वो राइवलरी ही होता है नॉर्मल स्टेट। नेशंस जो हैं वो ओकेजनली कॉपरेट करते हैं, बट जब वो कॉपरेट करते हैं तो वो क्यों करते हैं? द कॉपरेशन इज मेंट टू फेस ए पावरफुल थ्रेट फ्रॉम वन और मोर स्टेट्स। यानी कि जो कॉपरेशन होता है वो एक पावरफुल थ्रेट से बचने के लिए होता है, चाहे वो किसी एक देश से हो, चाहे वो एक या एक से ज़्यादा देशों से हो। तो ये कॉपरेशन हमें तभी देखने को मिलता है। और जब थ्रेट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जो कॉपरेशन है वो भी अपने एंड पे पहुंच जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। और इसी पर्सपेक्टिव के ज़रिए, इसी व्यू के ज़रिए जो बेसिक कॉज है कोल्ड वॉर का वो एनालाइज किया जाता है और एक्सप्लेन भी किया जाता है। जो कॉपरेशन है सोवियत यूनियन के बीच में और एंग्लो अमेरिकन ग्रुप ऑफ नेशंस के बीच में, वॉर के बीच में, वो एक इनएविटेबल रिस्पॉन्स था एक कॉमन थ्रेट के लिए। जो कि वो कॉमन थ्रेट था क्या? नाजी फासिस्ट एक्सेस। ये जो नाजी फासिस्ट एक्सेस था ये एक थ्रेट था दोनों ही पावर ब्लॉक्स के लिए। तो ये कॉपरेशन हमें उसके रिजल्ट के तौर पे देखने को मिला। एज सून एज जो एनिमी था यानी कि नाजी फासिस्ट जो फोर्सेस थे वो डिफीट हुए, आउट हो गए गेम से। 1945 में जो री एमरजेंस था ईस्ट और वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट का, वो एक सर्टेन आउटकम था, यानी कि वो चीज़ दोबारा से दोबारा आनी ही थी। और सिमिलर डेवलपमेंट्स जो थे वो भी देखने को मिले हमें नेपोलियनिक वॉर्स के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। बट इन दोनों ही ओकेजन्स में जो रिजल्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स थे दे वर नॉट एज सीरियस एज द वन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी कि इतने ज़्यादा भी वो सीरियस नहीं थे जैसा कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिला। जो सिचुएशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गई थी। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड 1815 से लेकर 1915 में जो टेंशन था वो एक लो लेवल पर ही चल रहा था। सिमिलरली इंटर वॉर पीरियड में भी जो कॉन्फ्लिक्ट था अलायंस के बीच में, वो भी इतना ज़्यादा एक्यूट जो था वो नहीं हो पाया था। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड जो था डिफरेंट इन रिगार्ड टू द लेवल ऑफ टेंशन, वो लेवल ऑफ टेंशन से कुछ अलग ही था। और जो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था वो भी बहुत ज़्यादा कुछ अलग लेवल पर ही चला गया था। सिंस ये टेंशन जो थी वो अलग थी, डिफरेंट थी, तो ये कोल्ड वॉर के रूप में उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि इस टाइम पर जो पॉलिटिकल क्लाइमेट था वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो चुका था। कंसेप्ट ऑफ वैक्यूम, ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है कोल्ड वॉर के ओरिजिन का, कोल्ड वॉर के स्टार्ट होने का। एक अनदर सिग्निफिकेंट एक्सप्लेनेशन जो है कोल्ड वॉर की, वो कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्यूम के तौर पे ही हम देखते हैं। जो डिफीट था जर्मनी का वो हमें देखने को मिला था। इट वाज वन ऑफ द मेजर चेंजेस दैट अकर्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक बहुत ही बड़ा चेंज था जो हमें देखने को मिला था वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। जो वैक्यूम था वो क्रिएट हो चुका था जर्मनी और जापान दोनों के डिफीट के बाद ही। एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जिसको नेसेसरी था भरना। लुइस हिल जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं, वो कहते हैं जो डिसीजन था एलिमिनेट करने का जर्मन पावर्स को यूरोप से, रादर देन वहाँ पे पीस क्रिएट करने के बजाय, ये एक बेसिक कॉज था कोल्ड वॉर का। और ये एविडेंट था कि एक वैक्यूम जो है वो क्रिएट होगा एंड जो वैक्यूम है वो हार्डली परसिस्ट होगा, वो एक हफ्ते से भी ज़्यादा नहीं चलेगा, इसको भरना ज़रूरी था। बोथ यूएस और यूएसएसआर दोनों ही इस वैक्यूम को भरने में केपेबल थे, सक्षम थे, यूरोप के अंदर और एशिया के अंदर। बट सिंस दे कुड नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाए, इस वैक्यूम को वो फिल नहीं कर पाए। रिजल्ट जो था वो हमें कोल्ड वॉर के तौर पर देखने को मिला। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ वैक्यूम। आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, कोल्ड वॉर के रीजंस में गिना जाता है। आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स
जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे यूएस और यूएसएसआर के बीच में, वो लार्जली रिस्पॉन्सिबल थे कोल्ड वॉर के लिए। लिबरल डेमोक्रेसीज जो कि बेस्ड थी कैपिटलिज्म के ऊपर, और सोशलिस्ट सिस्टम जो कि मार्क्सिस्ट थ्योरी के ऊपर बेस्ड था, वर सो कम्प्लीटली अपोजिट एंड कंट्राडिक्टरी। वो इतने ज़्यादा कम्प्लीटली अपोजिट थे एक दूसरे के, और इतने ज़्यादा कंट्राडिक्टरी थे कि मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट था पावर्स के बीच में बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट वाज अनअवॉइडेबल। इन कंसेप्ट के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जो होने वाला था, वो इतना एविडेंट हो चुका था कि वो तो होगा ही होगा, और इसीलिए वो अनअवॉइडेबल था। जो इल फीलिंग्स थी बिटवीन द टू गो बैक टू द वेरी बर्थ ऑफ द बोल्शेविक रशिया, ये एक इम्पॉर्टेंट कारण था। अमेरिकन इंटरवेंशन जो था रशियन सिविल वॉर में इन फेवर ऑफ द वाइट आर्मी ऑफ द काउंटर रिवॉल्यूशन वॉज meant टू निप बोल्शेविज्म इन द बड। ये निप बोल्शेविज्म इन द बड, ये जो एक टर्मिनोलॉजी है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी, जिसको आज भी जो हिस्टोरियंस हैं वो यूज़ करते हैं। और जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स जो थे दोनों कंट्रीज़ के, दे वर नॉट ओनली डिफरेंट बट द कंट्रीज ओपनली डिनाउंस्ड ईच अदर सिस्टम। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो थे, दे वर बाउंड टू मेक कॉपरेशन डिफिकल्ट। जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे दोनों ही पावर ब्लॉक्स के बीच में, उनकी वजह से क्या देखने को मिल रहा था हमें कि कॉपरेशन जो है, जब ऑब्वियस है कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो कॉपरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इफ़ नॉट इम्पॉसिबल। अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो डिफिकल्ट तो होगा ही होगा। दिस हैड बीन एविडेंट ड्यूरिंग द इंटर वॉर पीरियड ऑल्सो, और ये हमें इंटर वॉर पीरियड में भी देखने को मिला था। जो यूनाइटेड स्टेट था वो कॉन्सिस्टेंटली रिफ्यूज़ कर रहा था रिकॉग्नाइज करने के लिए सोवियत यूनियन को टिल 1933। 1933 तक यूनाइटेड स्टेट्स ने सोवियत यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इट वॉज ओनली द एमरजेंस ऑफ ए कॉमन थ्रेट फ्रॉम ए मिलिटराइज्ड एंड एग्रेसिव जापान। ये जब एक मिलिटराइज्ड और एग्रेसिव जापान का एक थ्रेट देखने को मिला यूएसए को, एंड ऑल्सो ए डेफिएंट एंड अथॉरिटेरियन जर्मनी, जर्मनी से भी जब थ्रेट देखने को मिला, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो था और सोवियत यूनियन जो था, वो टेम्परली उन्होंने अपने डिफरेंसेस को दबा दिया, उन्हें बरी कर दिया, और उनका कॉपरेशन जो था वो स्टार्ट हो गया, जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था। सोवियत यूनियन का रिकॉग्निशन यूएसए के द्वारा 1933 में वाज ओनली रिस्पॉन्स टू द कॉमन थ्रेट। ये एक रिस्पॉन्स था, वो जो एक कॉमन थ्रेट था सभी देशों के लिए, दोनों ही फासिस्ट और नाजी पावर्स एक्सेस जो था, इस ये जो एक थ्रेट था, ये कॉमन रिस्पॉन्स था इस थ्रेट के लिए, ताकि यूएसए और यूएसएसआर मिलकर लड़ सकें इस थ्रेट से। Not only did these two powers suspect each other, England and France were also not enthusiastic about the Soviet Union. इंग्लैंड और फ्रांस सिर्फ यही सुपर पावर्स नहीं थे एक दूसरे के सस्पिशन में, एक दूसरे को सस्पिशियसली देख रहे थे, बट इंग्लैंड और फ्रांस भी जो थे वो इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे सोवियत यूनियन को लेकर। द वे दे केप्ट ऑन इवनिंग द साइनिंग ऑफ ए मिलिट्री अलायंस विद द यूएसएसआर ऑन द ईव ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर paved the way for सोवियत जर्मन नॉन एग्रेशन पैक्ट। जिस तरीके से उन्होंने मिलिट्री अलायंस जो था यूएसएसआर के साथ वो साइन किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये एक रास्ता उसने ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से हम एज अ रिज़ल्ट देखते हैं कि सोवियत जर्मन नॉन एग्रेशन पैक्ट हमें देखने को मिला। यानी कि सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच में एक नॉन एग्रेशन पैक्ट हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि सोवियत यूनियन और जर्मनी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। बट जब मोमेंट वो आया, जब हिटलर ने अपनी आर्मी के साथ सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट वॉज क्विकली रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन। जो कॉन्फ्लिक्ट था वो तुरंत के तुरंत दब गया। दोनों यूएसए और इसराइल के बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, जो भी इश्यूज थे, वो दब गए, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो तुरंत रिप्लेस हो गया कॉपरेशन के द्वारा। यानी कि कॉपरेशन हमें देखने को मिलने लगा यहाँ पर। दस जो ईस्ट वेस्ट कॉपरेशन जो था 1941 से 45 के बीच में, वो एक टेम्प्ररी फेनोमेना था, वो टेम्प्ररी था, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था वो जल्द ही अपीयर हुआ दोबारा से आफ्टरवर्ड्स इन द शेप ऑफ कोल्ड वॉर, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर की शेप में हमें वो देखने को वो कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से मिला। However, certain complications can be easily pointed out even in this obvious antagonism between capitalist America and the socialist USSR. लेबर पार्टी जो थी, जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, इट वॉज प्रोफेसिंग फेथ इन इवोल्यूशनरी सोशलिज्म एंड वॉज नो लेस डिसलाइक्ड बाय द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के द्वारा भी इस गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा नकारात्मक रूप से देखा नहीं जा रहा था दैन द यूनाइटेड स्टेट्स, जितना यूनाइटेड स्टेट्स देख रहा था। रिलेशंस जो थे ब्रिटेन के बीच में और यूएसएसआर के बीच में
वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, जैसा कि हमें यूएस और यूएसएसआर के कंपैरिज़न में देख सकते हैं, वो उनसे ज़्यादा ही अच्छे थे। जो ब्रिटिश लेबर गवर्नमेंट थी टिल 1946 तक वाज़ नो मोर शार्पली क्रिटिसाइज्ड बाय द स्टालिन। वो स्टालिन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 1946 तक जो ब्रिटिश लेबर गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, वो क्रिटिसाइज़ नहीं की जा रही थी, जितना कि ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया था। इश्यूज़ जो थे जैसे कि पोलैंड और जर्मनी के जो एंग्लो सोवियत एंटागोनिज़्म था, वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता जा रहा था, बजाय जो डिफरेंसेस थे यूएस और सोवियत यूनियन के, उनसे भी ज़्यादा ये चीज़ शार्प होती जा रही थी। बिसाइड्स मैनी ऑफ द मेजर्स टेकन बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट फ्रॉम 1947 ओनवर्ड्स, 1947 के बाद से जो अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो मेजर्स लिए गए थे, वो होली अप्रूव्ड थे, इवन इन अ वे इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एट लीस्ट लेबर गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ देखें, वॉर के टाइम पीरियड में जो सोवियत यूनियन था एंड द यूएस अपीयर टू हैव बिकम सो फ्रेंडली, वो इतने ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके थे दैट नन कुड एक्सपेक्ट अ वॉर लाइक टेंशन आफ्टरवर्ड्स। कोई भी ये ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप देखने को मिल रही थी, इतना कॉपरेशन देखने को मिल रहा था कि आफ्टर वॉर पीरियड जो होगा, वहाँ पे एक ऐसा वॉर लाइक टेंशंस जो कि एक्यूट लेवल पे पहुँच जाएंगी, वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा देखने को मिलेगा भी। वाइल जो माइनॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स थे, दे कंटिन्यूड टू बी एक्सट्रीमली सस्पिशियस ऑफ द सोवियत यूनियन। वो कंटिन्यू कर रहे थे कि सोवियत यूनियन पे उनका शक जो था, कुछ अमेरिकन ग्रुप्स का वो शक जो था सोवियत यूनियन के ऊपर लगातार जारी ही था। मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे और जो मीडिया थी, वो फुल ऑफ अप्रिसिएशन से भरी हुई थी सोवियत यूनियन के। ज़्यादातर जो लोग थे उस माइनॉरिटी को छोड़ के, माइनॉरिटी ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल जो था अमेरिका का, जो कि लगातार सस्पिशन की नज़र से यूएसएसआर को देख रहा था, उस ग्रुप को छोड़ के जो मोस्ट ऑफ द लोग थे और जो मीडिया था, वो लगातार सोवियत को एप्रिसिएशन कर रहा था, उसको अप्रिशिएट कर रहा था। जो अमेरिकन प्रेस था, वो रेगुलरली प्रिंट करता था ऐसे आर्टिकल्स को जो कि सोवियत यूनियन को प्रेज़ करने का काम करते थे, यानी कि उसकी तारीफ़ करने का काम कर रहे थे। लाइफ मैगज़ीन, ये एक इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन है। लाइफ मैगज़ीन जो थी, वो प्रोक्लेम कर रही थी दैट लेनिन, जो कि परहैप्स द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ मॉडर्न टाइम्स, जिसको लेनिन को उन्होंने मॉडर्न टाइम का सबसे महान व्यक्ति बताया था। उस लाइफ मैगज़ीन के अंदर ये बताया गया था कि जो लेनिन स्टालिन लेनिन जो हैं, वो ग्रेटेस्ट मैन है मॉडर्न टाइम्स के, एंड दैट देयर वाज़ नो रीज़न टू फ़ियर द रशियंस। और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि इसी वजह से रशियंस से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है लोगों को, जो कि दिखते हैं। ऐसा उस मैगज़ीन के अंदर कहा गया था कि रशियंस जो हैं, वो लुक अलाइक हैं एकदम अमेरिकन्स के। वो अमेरिकन्स की तरह दिखते हैं, वो अमेरिकन्स की तरह ड्रेस करते हैं, वो अमेरिकन्स की तरह सोचते भी हैं। तो ये चीज़ें जो थीं, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए देखी जा रही थीं, कि कितना ज़्यादा कोऑपरेशन जो है वो देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट there was a strong section of Americans who were of the opinion that the US-Soviet cooperation after the war was sure to be continued। कि ये जो यूएस सोवियत कॉपरेशन जो है आफ्टर द वॉर, इट विल बी शेयर टू बी कंटिन्यूड। दे वर प्रूव्ड रॉन्ग एज इवेंचुअली। लेकिन वो लोग जो थे, वो रॉन्ग प्रूव हुए, जो कह रहे थे कि आफ्टर वॉर भी ये रिलेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट बिकेम द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर इन द कोल्ड वॉर। ये जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे सामने आया। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा वॉर लाइक टेंशन, ऐसी एक्यूट आइडियोलॉजिकल टेंशंस जो हैं, ऐसा टेंस्ड पॉलिटिकल क्लाइमेट जो है वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिलेगा, ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट वो चीज़ें हुई और ये चीज़ें हमें देखने को मिली। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। हम आगे भी कुछ और रीज़न्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि रीज़न्स थे कोल्ड वॉर के स्टार्ट होने के लिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय।